नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के चुनाव को लेकर गहमागहमी बनी हुई है, जहां अपने आप को अब तक बड़ा भाई मानने वाली कांग्रेस से चर्चा किए बगैर ही जेएमएम ने डॉक्टर सरफराज अहमद के नाम पर मुहर लगा दी, जिसके बाद राज्य में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस की ताजा स्थिति और इंडिया गठबंधन के तालमेल को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मगर कांग्रेस ऑल इज वेल की बात कह रही है। अब देखना यह है कि राज्यसभा के फैसले के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव पर कैसे सामंजस्य बैठा पाती हैं दोनों ही पार्टियां, या फिर झारखंड की सरकार भी हाथी की दांत की तरह है, जहां खाने की ओर और दिखाने की ओर। तो आज हम बात करेंगे झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के तालमेल की, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। एक समय में देश के ज्यादातर राज्यों और देश में लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस का समय कुछ ठीक नहीं दिखता। दरअसल केंद्र की सत्ता से दूर होने के बाद वापसी के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है, लेकिन जिस राज्य में कभी उसका सिक्का चलता था वहां अब वो गठबंधन में है। अब तो वो गठबंधन में है तो सही, लेकिन ऊपर से बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आती जा रही है। इसका ताजा उदाहरण अभी हाल ही में झारखंड के राज्यसभा चुनावों में देखने को मिला, जब झारखंड में राज्यसभा के सीट पर उसने दावेदारी की, लेकिन वो दावेदारी उसके ही सहयोगी जेएमएम ने दरकिनार कर दिया। इसी को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में बिखराव का सिलसिला जारी है। हालांकि सवाल उठा तो खुद सीएम चंपई सोरेन ने मामले में सफाई दी। इसलिए झारखंड हर समय हमारा गठबंधन हमारा पारदर्शी के साथ राज्य में हाल ही में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं। इंडिया गठबंधन के बिना राय लिए जेएमएम ने डॉक्टर सरफराज अहमद की मुहर लगा दी है और कांग्रेस को मैदान से बाहर कर दिया। 6 सीटों वाले राज्य में कांग्रेस को एक भी सीट हाथ नहीं लगी, तो बीजेपी में भी कई नेता कतार में खड़े टकटकी लगाए रहे, लेकिन बीजेपी ने अरुण उरांव पर लगाम लगाकर डॉक्टर प्रदीप वर्मा को टिकट देकर सबको चौंका दिया। मरांडी जी, हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी, हमारे माननीय अर्जुन मुंडा जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का मैं बहुत आभारी हूं, हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के निर्वहन के योग्य समझा, राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। आज मैंने अपना 2 सेट में नॉमिनेशन जमा किया है और मैं समझता हूं कि झारखंड पूरे देश को दिशा दिखा रहा है। जिस तरीके से आंकड़े हैं यूपी और एनडीए के, उस आंकड़े स्पष्ट कहते हैं कि दोनों पक्ष से एक लोग ही जीत करके ये उच्च सदन का प्रतिनिधित्व करेंगे झारखंड का। तो ये परिपाटी जो चली है ये बहुत अच्छी है और झारखंड ने पूरे देश को रास्ता दिखाने का काम किया है। राज्य की एक अन्य अहम राजनीतिक घटना में सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन की तरफ से पूर्व विधायक सरफराज अहमद को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस को पूछा तक नहीं। हालांकि तब भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मजबूत बता रही है। देखिए, आप जानते हैं कि इंडिया ब्लॉक का गठबंधन जो बना है वो बहुत मजबूत गठबंधन है और ऐसा नहीं है कि सरफराज साहब को कोई जानता नहीं। सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस में शुरू से उनका एक सम्मान रहा है और वो आज जेएमएम में है, ये बात सही है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बात होती है तो ये सारी बातें छोटी पड़ जाती है और हम समझते हैं कि इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो एक आवाम की आवाज है, जो यहाँ लोग जो उनको समझते हैं, उनका एक अनुभव है, उसको ध्यान में रखते हुए उनको उम्मीदवार बनाया गया और जीत भी आप देख रहे हैं सुनिश्चित है। फिलहाल राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के हाल पर सवाल है। इंडिया गठबंधन मजबूत है तो किसी फैसले से पहले चर्चा क्यों नहीं? जिस सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक रही थी वो रेत की तरह हाथ से फिसल गई और पता भी नहीं चला। फिलहाल गठबंधन का मकसद लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराना है, लेकिन इसी कार्य प्रणाली से आगे बढ़े तो सवाल विरोधी नहीं अपने ही उठाने लगेंगे। इंडिया वॉइस के लिए रांची से अजय कुमार पांडे की रिपोर्ट।
तो जिस तरह से झारखंड में जेएमएम ने उम्मीदवार की घोषणा की राज्यसभा के लिए और कांग्रेस से जानकारी ये है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि कांग्रेस से चर्चा विचार विमर्श तक नहीं किया गया। इसी पर हम करेंगे सवाल। हमारे साथ सच्चिदानंद सिन्हा नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा उदय लखमानी जी प्रदेश महासचिव कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल उदय जी आपसे ही, जानकारी जिस तरह से निकलकर सामने आ रही है कि जेएमएम ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का ऐलान तो किया, लेकिन आपको कानो कान खबर तक नहीं लगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग का मजबूत गठबंधन है और इस तरह का जो बात उड़ाई जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी हुआ है सहमति से ही हुआ है और इस तरह की विपक्ष इस तरह की बात उड़ा रही है। अगर गठबंधन हम लोग का बहुत मजबूत है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। अगर गठबंधन मजबूत नहीं होता तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी गठबंधन को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है और ऐसी कोई बात नहीं है। सहमति से हुआ है और हम लोग भी उनका सम्मान कर रहे हैं। हम लोग की सहमति से ही और जेएमएम की सहमति से ही इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया है। दो निर्विरोध जो प्रत्याशी हैं, एक बीजेपी की तरफ से, एक हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी तीसरा इन्होंने नामांकन पत्र बीजेपी ने खरीदा है राज्यसभा के लिए, जिनका जो बम्बई के उद्योगपति उनका नाम हरिहर महापात्र जी है। तो तीसरा उम्मीदवार के लिए जो उन्होंने ये राज्यसभा का पत्र खरीदा है, इनसे साफ जाहिर है कि यहाँ पे भी खरीद फरोख्त का ही वो काम करेंगे। अभी हिमाचल में भी एक सीट खाली थी, वहां पे भी बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके वहां पे भी अपने उम्मीदवार कैंडिडेट को जिताया। उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए और हिमाचल में भी देख लीजिए। अभी तीसरा उम्मीदवार का जो इन्होंने नामांकन खरीदा है राज्यसभा का, हरिहर महापात्र, जो बम्बई के उद्योगपति है, तो इनसे साफ जाहिर होता है कि ये यहाँ पे भी खेला कर रहे हैं। सच्चिदानंद जी आदत है। आपका जवाब। इनका जी पैनल में बैठे सभी पैनलिस्ट और आपका जो है अभिनंदन करता हूँ। जेएमएम की ओर से हमेशा एक चीज देखने को और समझने को हम लोगों को मिला है कि जेएमएम अपना सिर्फ उल्लू सीधा करने में हमेशा लगी रहती है। कांग्रेस के जो अभी पैनल में जो बैठे हैं हमारे नेता, उनसे आपने जो सवाल किया सटीक आंसर उनसे नहीं मिल पाया कि जब भी जेएमएम कोई भी निर्णय अगर करती है महागठबंधन का, अगर ये लोग हवाला देते हैं, अगर बात करते हैं, तो इनको खबर होनी चाहिए कि राज्यसभा का जो प्रत्याशी, हमने पहले भी पिछले डिबेट में आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि गांडे के विधायक जो सरफराज अहमद जी हैं, उनको इसलिए इस्तीफा दिलाया गया था कि राज्यसभा सांसद बनाने के लिए कमिटमेंट की गई थी और आज इसकी पुष्टि आपके चैनल के माध्यम से हो गई। मैंने जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं ये सही साबित हुई। दूसरी बात है कि आप जब भी गठबंधन की बात करते हैं, सामूहिक वातावरण की बात करते हैं, तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि आपके एक सामूहिक परिवार में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों इनको जो है कैंडिडेट बनाया जा रहा है, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसके ठीक उलट हमारे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, राज्यसभा के प्रत्याशी हैं प्रदीप वर्मा जी, वो उनको निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आने वाले चुनाव में जो है जीत हासिल होगी। नहीं, ठीक है। उदय जी का कहना है कि तीसरे प्रत्याशी को जो आप लेकर आ रहे हैं उसके पीछे क्या योजना है आपकी? नहीं, क्या योजना है तो पता चल जाएगा। ये मंथन का विषय अभी चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है अभी मैं बताने में असमर्थ हूँ। समय आएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा। दीपक कुमार जी, जिस तरह से पहले तो कांग्रेस और जेएमएम की बात कर लें तो क्या सरफराज अहमद कांग्रेस के भी पसंदीदा थे जिनके नाम का ऐलान कर दिया गया है राज्यसभा के लिए, और दूसरी तरफ तीसरे कैंडिडेट की जो बात यहाँ पर उदय जी ने कही है उसको लेकर क्या कहना है आपका? प्रियंका जी, जिस समय पिछली बार जब राज्यसभा का नॉमिनेशन हो रहा था जी, तो शिबू सोरेन का नाम आगे बढ़ाया गया था और शिबू सोरेन को राज्यसभा भेजा गया। उस समय कुछ बातें उठ करके कांग्रेस की तरफ से आई थी, तो बातें यह उठी थी कि भाई अगला जो कैंडिडेट होगा वह कांग्रेस कोटा से होगा। ये बातें हुई थी। अब जबकि ये मामला आया तो उसके बीच की कड़ी में जब बात आई कि सरफराज अहमद जी ने
जब गांधी विधानसभा से अपना इस्तीफा दे करके अब जब बात चली थी प्लान बी के तहत कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की, जो फेल हुआ जी। तो उनका तो अब कुर्बानी बेकार न चला जाए सरफराज अहमद जी का, तो शायद वहां पे बात उठी थी कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा और उसी का पालन करते हुए जेएमएम ने उसको ये मौका दिया। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि महागठबंधन काफी मजबूत है, तो मजबूत में यहाँ कांग्रेस की हिस्सेदारी कितनी है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है, ठीक है, सरफराज अहमद जी का संबंध कांग्रेस से बहुत लंबे समय तक रहा, वो गिरिडीह से सांसद भी रहे कांग्रेस के। उसके बाद जब उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला तब उन्होंने 2019 में जेएमएम ज्वाइन किया और वहां से वो विधायक हो गए जी। उसके बाद उनका पूरा प्रयास रहा कि वो जेएमएम कोटा से मंत्री बन जाए, लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाए तो नाराज चल रहे थे। अब बाद में संसदीय का आया तो अब वो बन रहे हैं। तो सवाल है कि महागठबंधन मजबूत है इसलिए कांग्रेस चुप है, या कांग्रेस के पास कोई राज्यसभा का कैंडिडेट नहीं था इसलिए उन्होंने जेएमएम को दे दिया, या अब राज्यसभा कैंडिडेट जेएमएम के ही कोटे में चला गया दोनों, तो क्या कांग्रेस को इससे लोकसभा में कोई लाभ होगा? क्या लोकसभा में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेगी? क्योंकि जेएमएम ने तो बोला है कि हमें कम से कम 7 से 8 सीटें लोकसभा की चाहिए जी। और जो दूसरी बात आपने कही वो तीसरे कैंडिडेट की, तो जहां तक मुझे लगता है वो तीसरे कैंडिडेट डमी है और मुझे लगता है उसकी कोई खास नहीं, चूंकि अगर प्रदीप वर्मा को टिकट मिल चुका है अरुण उड़ाव को साइड करके, तो मुझे लगता है कि इसमें अब कहीं कुछ नहीं होने वाला और मुझे लगता है विदाउट इलेक्शन ही जो है ये लोगों को सर्टिफिकेट राज्यसभा का दिया जाएगा। नहीं, लेकिन उदय लखमानी जी तो खेला होने की बात कर रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। वो तो लगा रहे हैं, लेकिन उदय लखवानी जी को क्लियर करना चाहिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग होती है कि नहीं होती है। उदय जी ये तो उनको क्लियर करना चाहिए उदय जी को। देखिए प्रियंका जी, आज लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक के सांसद अनंत हेगड़े जी का नाम आपने सुना है, वो आगे सांसद है कर्नाटक के। उन्होंने क्लियर बोला है कि 400 सीट लाने से हम संविधान को बदल देंगे। तो इनका काम सिर्फ है किसी भी तरह लोकतंत्र को खरीद के और संविधान को बदलना। ये बोलते कुछ है करते कुछ है, इनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरह लोकतंत्र को एकदम कुचल देना है, लोकतंत्र की हत्या करना है। आज अनंत हेगड़े ने इतना बड़ा बयान दिया है, उनसे आपको यह समझना चाहिए संविधान किसके लिए बदलेंगे? क्या वो महिलाओं का हक बंद कर देंगे, पिछड़ों का हक बंद कर देंगे, किसानों का हक बंद कर देंगे? किसके लिए वो संविधान चेंज करेंगे जो इतना बड़ा उन्होंने बयान दिया? इनका काम है। अरे उदय लखमानी जी, झारखंड की मैं फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। झारखंड की मैं फिलहाल बात कर रही थी, वो बाद का मसला है, उस पर हम चर्चा करेंगे फिर कभी। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस की यहाँ पर जो बात, आप सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कर रहे हैं, तो ये जानकारियां कहाँ से निकल कर आ रही हैं कि आपकी सीट थी, दीपक जी का ये कहना है कि इस बार आपके कोटे में सीट आनी चाहिए थी, आपको नहीं मिली है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं या फिर लोकसभा को लेकर कोई डील हुई है आपकी भी? जो भी हम लोग की सहमति हुई है आपसी, हमारे आला कमान की तरफ से निर्णय लिया जाता है, उनकी सहमति से ही ऐसा निर्णय लिया गया है। इसमें कोई भी हम लोग के गठबंधन में कोई कमजोरी नहीं है। गठबंधन बहुत मजबूत है और इसका आपको सामने वाले चुनाव में नजर आएगा कि हमारा गठबंधन कितना मजबूत है। ये विपक्ष है, विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष का काम है जो बातों को उजागर करना। वही हाल है, सितियाई बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। हम लोग का गठबंधन बहुत मजबूत चल रहा है, इनको पेट में दर्द हो रहा है। ये किसी न किसी तरह से ये अपनी बातें रख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी सहमति से ही सरफराज जी को हम लोग ने वहाँ पे आला कमान ने सहमति से ही हुआ है, हम लोग कोई ऐसी बात नहीं है। सच्चिदानंद जी, देखिए पहले कहा था कि डांडे के जो विधायक हैं सरफराज अहमद जी को लोभ लालच दे करके जो है इस्तीफा दिलवाया गया था, और दीपक जी ने जैसा कहा कि प्लान बी के तहत, ये सचमुच ये कहीं न कहीं वो दाल इन लोगों की नहीं गई। गठबंधन की सरकार की जो कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही थी, कहीं न कहीं वो विफल हुए, और ये प्लान बी के तहत ही सरफराज अहमद जी को
ये कहा गया था कि आपको राज्यसभा सांसद के रूप में जो है प्रत्याशी बनाया जाएगा अगर आप जो है इस्तीफा देते हैं तो। और रही बात की अभी कह रहे हैं कि उदय जी कि हमारे गठबंधन में पूरी मजबूती है और पूरी जो है मजबूत से जो है झारखंड में जो भी चीजें हैं निर्णय होता है। अगर आपका ये कथन सही होता तो कांग्रेस खेमे में भी ये लहर जरूर होती कि कौन सा निर्णय जेएमएम की ओर से अगर लिया जा रहा है तो आपको पारदर्शिता के साथ आपको भी पता होना चाहिए कि कौन प्रत्याशी होंगे कौन नहीं होंगे, क्या उचित है क्या अनुचित है। नहीं, लेकिन उदय लखमानी जो कह रहे हैं कि उनकी कांग्रेस की तरफ से सहमति थी। कांग्रेस के साथ जो है एक तरह से कहिए कि मुझे लगता है कि छलावा हो रहा है। आप देखिएगा कि अनेकों विधायक अभी जिस प्रकार से झारखंड प्रदेश में 4-4.5 सालों में भ्रष्टाचार और अपराध का ग्राफ बढ़ा है, पूरी जनता जो है झारखंड प्रदेश में त्राहिमाम कर रही है, कह रहे हैं कि चुनाव आएगा तो हम लोग जीतते चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अभी वर्तमान में मजबूत है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, राज्यसभा सांसद का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, पूरी मजबूती के साथ 2024 में सरकार बनाएगी और 14 के 14 सीट लोकसभा की जो है भारतीय जनता पार्टी के कहने में आएगी। ठीक है उदय लखमानी जी, सच्चिदानंद जी कह रहे हैं कि आपके साथ छलावा हो रहा है, क्या वाकई में ऐसा है? छलावा अगर हम लोग की सहमति नहीं होती तो हम लोग का नाम भी सामने आता। हम लोग की सहमति थी तब तो हम लोग ने नाम नहीं दिया। अच्छा, तो दीपक कुमार जी जो कह रहे थे आपके कांग्रेस के कोटे को एक सीट मिलनी चाहिए थी, तो क्या आपने यहाँ पर समझौता कर लिया है? क्या दावेदारी नहीं की गई आपके द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ न कुछ तो आधा कमान के साथ बैठ के बात हुई है। अभी हमारे सामने चुनाव पड़ा हुआ है 2024 का, हमारे बस कुछ ही दिनों के बाद चुनाव है, तो हम लोग को तो आपस में एक सहमति से ही हम लोग को काम लेना है। अच्छा, जेएमएम 7 से 8 सीटों की जो लोकसभा के लिए बात कर रही है उसके लिए राजी है क्या आप? अभी तो हम लोग की बात चल रही है, वो सामने हमारा आला कमान की तरफ से उनकी तरफ से एक बैठक होगी, एक निर्णय होगा, तो सहमति से ही होगा। आपस में हम लोग का मजबूत गठबंधन है, हमारा कहीं पे भी कमजोर गठबंधन नहीं है। एक दूसरे की सहमति से हम लोग के उम्मीदवार उतरेंगे और भारी जीत हम लोग की झारखंड में होने जा रही है। दीपक जी, क्या लग रहा है आपको? उदय जी इस बात से इनकार कर रहे हैं, उनका कहना है कि गठबंधन बहुत मजबूत है, भारी जीत भी होने जा रही है, लेकिन इस तरह की खबरें फिर निकलकर सामने आती हैं। पहले भी कांग्रेस की बात की जाए तो पहले कांग्रेस ने चंपाई सोरेन की सरकार में दखल देने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वो दखलंदाजी उस तरह से हो नहीं पाई। विधायकों ने दिल्ली की दौड़ तो खूब लगाई, लेकिन फैसला अनुरूप निकलकर सामने नहीं आया। प्रियंका जी, जैसे उदय जी कह रहे हैं ठीक है, उनकी आला कमान और जेएमएम के जो आला कमान लोगों ने आपस में बातचीत की, सरफराज जी को टिकट दिए, उम्मीदवार बनाया, इसमें ठीक है, महागठबंधन में बनाया। लेकिन इसमें एक क्या था कि एक संयुक्त प्रेस बयान जारी होना चाहिए था। एक दोनों पार्टियों का, महागठबंधन के नेताओं का एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था कि भाई महागठबंधन के तरफ से हमारे राज्यसभा के उम्मीदवार सरफराज जी बनाए जाते हैं, कांग्रेस सबकी हाँ होनी चाहिए। तो जिस तरह से यूपी और दिल्ली में हुआ, हाँ जिस तरह हुआ, तो यहाँ पे ये चीजें नहीं हुई। यहाँ पर सीधे ये मामला है कि जेएमएम ने कैंडिडेट घोषित कर दिया, कांग्रेस को पूछा नहीं। तो क्या कांग्रेस कमजोर हो गई है या कांग्रेस का कोई और दाव है? तो ये बातें सामने आनी चाहिए। मैं किसी पार्टी की नुमाइंदगी की तरफ से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव है तो आपको जो है ये बातें सामने में रखनी चाहिए। दूसरी बात है, कांग्रेस ने दखलंदाजी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जेएमएम चूंकि महागठबंधन में बड़ी पार्टी है, उन्होंने चलने नहीं दी। दूसरी बात इसमें और भी है कि कांग्रेस के अंदर भी भीतर खाने में 2 गुट है जी। आप देख लीजिए कि जो 12 विधायक गए थे दिल्ली, जिन्होंने अपनी बातों को कहते रहे, वो 4 मंत्री नहीं सुने। उस 4 मंत्री में खुद कांग्रेस के सीएलपी लीडर भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, वो लोग भी नहीं सुने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ही साइलेंट कर दिया। महागठबंधन को जेएमएम ने अपना काम किया, जेएमएम में बदलाव आया मंत्रिमंडल में, लेकिन कांग्रेस के मंत्रिमंडल में कोई बदलाव नहीं आया। और यही एक बड़ी चीज है प्रियंका जी कि कांग्रेस यहीं पे कमजोर हो जाती है। और जब कोई जवाब कांग्रेस को नहीं मिलता है तो बोलता है कि हमारे आला कमान निर्णय करेंगे। जब सारे फैसले आला कमान करेंगे तो प्रदेश में बैठे हुए प्रभारी और अध्यक्ष क्या करते हैं? कहीं ना कहीं उनको इस पर बयान देना चाहिए। उदय जी, इस पर जवाब दीजिएगा।
दीपक जी का कहना है कि अगर सब कुछ सही है और सहमति से यदि फैसला हुआ है सरफराज अहमद पर, तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस झारखंड में क्यों नहीं दिखाई दी? प्रियंका जी, आपसी सहमति से अगर आपस में अगर किसी भी प्रकार का विरोध होता तो बातें आपके सामने आती और सबके सामने होती। कोई विरोध है ही नहीं, आपस में हम लोग की सहमति से ही ऐसा हुआ है। और सहमति जब हो चुकी है तो उसमें बयान देना की कोई जरूरत ही नहीं है। और घर की बात घर में रहनी चाहिए। हम लोग घर की बात बाहर काहे करेंगे? आपस के घर में हम लोग का मजबूती इतनी ज्यादा है कि अब विपक्ष को पच नहीं रहा है। इनको नहीं लग रहा था कि ये सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन हमारी गठबंधन की सरकार इतनी मजबूत है कि आज हमारे गठबंधन नहीं, या फिर उदय जी आपके पास कैंडिडेट नहीं था तो फिर जेएमएम के नाम पर आपको सहमति बनानी पड़ी। कोटा तो आपका था लेकिन कैंडिडेट नहीं था। तो वो देखिए आपस की सहमति से हुआ है। कैंडिडेट दोनों के हमारे भी पास है, उनके पास भी है, तो हम लोग लड़के हम लोग चुनाव में नहीं न जाना चाहते हैं। हम लोग तो सहमति से एक दूसरे की सहमति से ना चुनाव लड़ेंगे। सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा इस पर। उदय जी कह रहे हैं कि इतना अच्छा तालमेल है तो फिर आखिर इस तरह की खबरें क्यों आ रही है और फिर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रत्याशी का ऐलान क्यों नहीं किया गया? लेकिन बार बार इनके उदय जी के मुख से सुनने को मिल रहा है कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। मैं तो कह रहा हूँ कि सभी ये 2024 की चुनावी वर्ष है और जैसे जैसे चुनाव सभी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सांसदों का जो प्रत्याशी का जो घोषणा होते जाएगा, आप देखेंगे कि धीरे धीरे महागठबंधन, आप पिछला रिकॉर्ड भी उठा करके देख लीजिए, टूटता हुआ आपको नजर आएगा। सारे नेता जो हैं कन्वर्ट हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, चाहे कांग्रेस के हों, जेएमएम के हों, सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और समय का इंतजार कीजिए, मैं चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं और रिकॉर्ड रखिएगा कि आने वाले चुनाव में महागठबंधन का सूखड़ा साफ हो जाएगा। कहीं नहीं महागठबंधन आपको दिखेगा, क्योंकि जनता का जनाधार लेकर के जो महागठबंधन ने छलावा किया है झारखंड प्रदेश की जनता के साथ, जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में सबका जवाब मिलेगा। दीपक कुमार जी, सच्चिदानंद जी का कहना है कि सूपड़ा साफ हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि भीतर खाने एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो चुकी है? नहीं प्रियंका जी, सच्चिदानंद जी ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं और चूंकि पार्टी को नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में, मैंने पहले कहा था कि गांधी के विधायक जो सरफराज अहमद जी जो इस्तीफा दिए थे, मैंने कहा था दीपक यार आज वही सही हुआ। क्योंकि आप लोकसभा की सीटों के आंकड़ों को देखेंगे तो जो राजमहल का जो लोकसभा सीट है जी, वह पूरी आदिवासी बहुल है। वहां से जो कैंडिडेट उतारा गया है, भाजपा ने टिकट दिया ताला मरांडी को, वो नहीं निकाल पाएंगे जो आंकड़े आ रहे जमीनी। दूसरी बात, गीता कोड़ा की खुद की अपनी नहीं थी कि वो जीत रही। वो जो सीट है चाईबासा का, पूर्वी सिंहभूम का, वो पूरी आदिवासी और वो जेएमएम वो कांग्रेस का परंपरागत सीट है, तो वहां भी दिक्कतें। और सबसे बड़ी बात प्रियंका जी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे दायित्व है कि मैं निष्पक्षता से जवाब दूं। कल्पना सोरेन के एंट्री लेने के बाद और जिस तरह से वो कैंपेनिंग कर रही है, तो पहले तो भाजपा को डर था कि हेमंत सोरेन के स्टार प्रचार होने के कारण बीजेपी को जो है वह पूरी सीटें नहीं मिल पा रही है। लेकिन उनको अब जो भी वो अंदर में, कल्पना सोरेन भी वही रोल निभा रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द कल्पना सोरेन का जादू झारखंड में चलने वाला है और 14 का 14 लोकसभा सीट ऐसा कभी नहीं होगा दीपक जी। झारखंड के बीजेपी के ट्राइबल कहिए कि एक बेटे को जनता जनाधार के मुख्यमंत्री बनाया। और आपको मैं बता दूं, संथाल परगना के कीमती जो है बालू पत्थर कोयला को बेच करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का घटेगी भाजपा की। और अचानक से कल्पना सोरेन जी का जनता के सेवा में आ जाना यह प्रतीत होता है कि हमदर्दी लेकर के वो जीतना चाहती हैं। अगर जनता के प्रति हमदर्दी होती तो वो पांच सालों में हेमंत सोरेन की छत्र छाया में अभी तक सच्चिदानंद जी अगर हमदर्दी लेकर जीतना भी चाहती हैं तो ये तो राजनीति है, राजनीति में तो सब चलता है। आप भी जब पूरी कोशिश जनता समझ रही है कि आप 5 सालों में क्या करेंगे जब आपके पति झारखंड प्रदेश के जो है कई कीमती जगहों के साहेबगंज में 12,500 करोड़ का घोटाला करके जेल चले गए और बड़गाई स्थित जो है जमीन लैंड स्कैम में जब जेल चले गए, ये जनता नहीं समझ रही है क्या? मैं कहता हूँ कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र के
आदिवासियों का ही भला नहीं कर पाए मुख्यमंत्री जी। अभी और न्यायालय उसके का कोई उलट स्टेटमेंट न्यायालय का कोई झारखंड आरोप प्रदेश नहीं में आया है। 4-4.5 सालों में ये आपका भ्रष्टाचार perception है। अपराध ये फैलाया आपका बनाया और गया है। उसका हमदर्दी लेकर के आपके कल्पना बोलने सोरेन से जी नहीं बात होगा कर रहे हैं ना। कि चुनाव जीत जाएंगे। देश में rule of law ये है। कहाँ की नीति है? अभी तक आप लोग ईडी ने आदिवासी दाखिल आदिवासी नहीं किया का है। हवाला अभी देते तक हैं, लेकिन एक भी आदिवासियों का ही hearing भला नहीं हुआ है। नहीं हो पाता है। आदिवासी के बच्चे बिजली, सड़क, शिक्षा, ईडी के कहने स्वास्थ्य पे से वंचित हो रहे हैं। आप लोग जाकर के वहाँ इसीलिए देखिए जब ना। तक ये नहीं होगा तो कहीं न कहीं झारखंड के लोगों को लग रहा है कि उनको जो रखा गया है, क्यों नहीं ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है। ईडी की बात नहीं है दीपक तो जी, ये मैं कह रहा बात हूँ बहुत कि इम्पोर्टेंट है। चलिए। झारखंड प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, ठीक है, शिक्षा उदय की उदय जी के पास खराब आती है। हूँ दीपक जी। 14 लोकसभा सीट नहीं लिया जा सकता है झारखंड में। ठीक है, उदय लखमानी जी। साढ़े 4 सालों में आप बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य दुरुस्त उदय नहीं कर लखमानी पाए। जी, दीपक जी का जिस तरह से कहना है कि कल्पना सोरेन की एंट्री जिस तरह से हुई है महागठबंधन में, जेएमएम को फायदा उसका मिलेगा, क्या लग रहा है आपको? लगातार तैयारी आपकी हो रही है, अगर आपकी सहमति से सरफराज अहमद को आगे बढ़ाया भी गया है तो लोकसभा सीटों पर सहमति बन पाएगी, और उसके बाद लोकसभा को लेकर और राज्यसभा को लेकर क्या कुछ फाइनल कमेंट है आपका? प्रियंका जी, इंदू जी की बातों से मैं आश्वस्त हूँ। उन्होंने जो भी बात कही है बहुत अच्छी बात कही है। वाकई में अभी आपने देखा कल्पना जी ने जैसे ही एंट्री किया, अभी आपने देखा हमारे आपने आजसू के जो बहुत बड़े चेहरे थे एमटी राजा, इनकी एंट्री से उन्होंने जेएमएम ज्वाइन किया। आज जितने भी नाराज लोग गए हुए थे वो सब वापस आ रहे जेएमएम में। अभी आप बहुत बड़ा बदलाव देखिएगा, कांग्रेस और जेएमएम बहुत बड़ा गठबंधन और बहुत मजबूती से उभरेगा। इसका निश्चित तौर पे फायदा जरूर मिलेगा गठबंधन सरकार को। और यही चीज है कि बीजेपी सरकार को हजम नहीं हो रही है। इनका काम है कि कैसे हम इसको तोड़ें। हजम क्यों होगी सरकार? मैं कह रहा हूँ कि जो हेमंत सोरेन जी ने घोषणाएं जो है जनता के लिए लायक बच नहीं रहा है, कहाँ पूरा कर पाए? 4.5 साल बीतने को है। इतना जनाधार कैसे हो गया? वो महिला जो है एकदम ठीक है, सच्चिदानंद जी 5 सेकंड लीजिएगा, उदय जी समय नहीं है जी। प्रियंका जी 4.5 साल बीतने को है और समय बहुत कम है। जनता के हित में जो विकास कार्य होना चाहिए वो कुछ भी नहीं हो पाया, उसके बावजूद ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दोनों का देना चाहूंगी, सच्चिदानंद जी, उदय जी और दीपक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चा निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस बार बार इस पर ऑल इज वेल का नारा देती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि ये ऑल इज वेल कब तक झारखंड में बरकरार रहता है और क्या ये लगातार बरकरार रहने के साथ ही साथ लोकसभा के सीट शेयरिंग में भी ऑल इज वेल का फॉर्मूला आगे चल पाता है या फिर नहीं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।